हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एंथ्रो फिजिक्स। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट में रोटेशन का जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए आज जो मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एकदम इजी चैप्टर है, दैट इज ग्रेविटेशनल। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल। आज अपन इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट ग्रेविटेशनल के पूछे जाते हैं वो अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, इजी चैप्टर भी है, ठीक है, और उसका वेटेज भी काफ़ी हाई है। तो अपन देख लेते हैं वेटेज कितना है। ठीक है, और देखो आप वेटेज अगर यहाँ पे 2023 में देखो तो उसके 39 सवाल आए। यानी कि अगर मैं शिफ्टों की बात करूँ तो हर एक अटैम्प में अपने पास 12 शिफ्ट होती है, यानी कि 24 पेपर के अंदर कितने आए हैं, 39 सवाल। यानी कि हर पेपर के अंदर कहीं ना कहीं इसके मिनिमम 2 सवाल अपन को देखने को मिले। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और इसका वेटेज भी हाई है। यानी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बाकी जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ो लेकिन चलेगा, लेकिन ये चैप्टर एक बार जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जो चैप्टर है वो स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देख लो वेटेज में अपन को वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, फिर स्केप, फिर सैटेलाइट और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, बाद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 4 टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन जनरल टर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल सुपरपोजिशन, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन वेरिएशन इन जी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में अपन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, जिससे रिंग में हॉलो में बहुत सारी बॉडी का देखेंगे। और लास्ट में अपन मिसलेनियस, और इसमें देखेंगे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्रिटिकल स्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन और केपलर्स लॉ पढ़ के अपन आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अपने पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी मास हो, कोई भी मास, दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दो जैसे कि मास है अपने पास एक अर्थ है। यहाँ पे मैं सिंपल सा समझा देता हूँ। अपने पास दो मास है दैट इज m1 और अपने पास m2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज d। ठीक है, तो न्यूटन ने ये बोला था कि जो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और इनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन दोनों का कंबाइन लिखें तो अपने पास निकल के आता है दैट इज m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो अपने पास g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर ये निकल के आता है, जहाँ पे g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब के लिए यूनिवर्स में वैलिड है। ठीक है, ये ना इस टाइम पे डिपेंड करता है किसी भी ना टाइम पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास g और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। बस आपको इतना से याद रखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये अपने पास कोई भी मास हो उनके बीच में सेपरेशन है। ठीक है, तो उनके बीच में लगता है एक फोर्स जो कि टूवर्ड्स, ठीक है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है। ठीक है, ये Fg और सेम लगता है, जितना ये लगा रहा है इसके ऊपर उतना ये इसके ऊपर लगाता है। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, दोनों मास सेम लगते हैं। ठीक है, और ये किसी मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। आप मीडियम पे भले लेके जाओगे तो भी फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। ये अपन ने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या लिखा है कि द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है ना, जो ज्वाइनिंग लाइन होती है मैसेज के उनके अलॉन्ग, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये आपस में अट्रैक्टिव करते हैं दोनों मासेज को। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अपन ने पहले ही पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, तब वहाँ पे देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और ये जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, मीडियम के ऊपर किसी के जो अपने पास मीडियम है, कोई भी दो जैसे मास दो अपने पास एयर में थे, उसको अपन कोई मीडियम में लेके गए तो उसके ऊपर जो आपस में फोर्स लग रहे हैं वो पहले के इक्वल ही लगेंगे, मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये था इसका बेसिक। अब आते हैं अपन सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर मुझे एक के ऊपर किसी का फोर्स लिखना है तो आपको वेक्टर सम करना है। बस सिंपल है कि जैसे कि मुझे इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर इस सब के कारण जो फोर्स लग रहा है वो अगर लिखना है तो ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा, दैट इज F ऊपर किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है, ये अपने पास इस तरफ आ जाएगा दैट इज F2, और इस तरफ आ जाएगा FO3। यानी कि अपने पास अगर मैं सिंपल सा नेट लिखूं
ठीक है, किसके ऊपर, ओ के ऊपर सबके कारण, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सिंपल है प्रीपोजिशन, सॉरी सुपरपोजिशन, ये अपने पास निकल के आता है। ठीक है, और बहुत सारे और भी फोर्स है तो आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, ठीक है, कि अगर दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F01, वो इस मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस मास की वजह से इस फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, चलो यहाँ पे क्या बोला है कि द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास इज द वेक्टर सम, है ना, वही बताया कि वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल मासेज का। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास बाय अनदर मास इज इंडिपेंडेंट प्रेजेंट अनदर। ठीक है ना, कहने का मतलब यही था जो भी मैंने बताया कि दो अगर मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे मास के वजह से कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वही बताया गया है। बस आते हैं एक बहुत ही पॉपुलर सवाल जो अपन कई बार पूछा गया है। क्या बोला है कि क्या मास होना चाहिए डिवाइड अगर दो पार्टों में करे, जिससे उनके जो मास है, सॉरी उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या मैक्सिमम लगे। तो यहाँ पे मैं फंडा समझा देता हूँ। जब भी आपको यहाँ पे न सिवाल यही सवाल मैंने वैसे आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का पूछ रहा है तब मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, f(x), ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए क्या करो, इसको डिवाइड करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम मिनिमा पर, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके रेस्पेक्ट में क्या करो, डिवाइड करो और जीरो करो। ठीक है, जीरो करोगे तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई x1 x2 x3, यानी कि इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमा कब होगा, जब वो अपन इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं आगे, तो इतना आपको इतना ध्यान नहीं रखना। बस आपको देखना है कि इसका डिफरेंशिएट करके जीरो करो और यहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, यानी कि जिसको निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में किया वो अपन को इसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो बस यही सवाल था। अपन कैसे, देखो सवाल क्या बोला है कि हाउ शुड द मास बी एम बी डिवाइडेड। अपने पास एक मास है, ठीक है, एम, इसको मैंने डिवाइड किया अपन, देखो छोटे पार्ट में, दैट इज ये एक्स में मान लिया और ये हो जाएगा अपने पास m माइनस एक्स। इनकी डिस्टेंस सेम ही रखनी है। अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बताओ फटाफट बताओ। f हो जाएगा दैट इज g x m माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक प्रकार से फंक्शन आए क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है और अपन को मैक्सिमम निकालनी है, तो इस डी एफ बाय डी किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को मास की वैल्यू निकालनी है, तो अपन डी एम के रेस्पेक्ट में जीरो कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये अपने पास तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा अपने पास, तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा m माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से जीरो करूँगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू आ रही है m/2। ठीक है, और m/2 आ रही है, इसका मतलब आधा आधा, तो ये भी हो जाएगा m/2 और ये हो जाएगा m/2। यानी कि तब ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज मैक्सिमम लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि आप खुद सोच सकते हो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कोई भी एग्जांपल ले, जैसे मान लो अपन लेते हैं 10 kg का, है ना, 10 kg का लेते हैं और इसको कैसे डिवाइड करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो। अपन को पता है कि फोर्स इन मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? तो डायरेक्ट मैं अगर यहाँ से देखूँ, ध्यान से देखो, ये मैं देखता हूँ 10 kg है, इसका या तो अपन 10,0 कर सकते हैं, 4 0 हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ, जैसे 10 kg है ना, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 और 1 कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ 8 2, ठीक है, 7 6 5, ये हो जाएगा अपने पास 3 4 5, फिर वापस 4 4 3, तो ये तो सॉरी 6, यानी कि ये तो अपने पास हो गया। यानी कि इसको एक बार अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो मास को। अब ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है अपने न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल। ये 9 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 24 आ रहा है और ये 25 आ रहा है। यानी कि ये ही जब हाफ हाफ हो जाते हैं तो इस केस में जो अपने पास मैक्सिमम फोर्स निकल के आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझ आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कब मैक्सिमम आता है, जब अपने पास आधे आधे मास हो। पॉपुलर क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है। ये सिंपल सवाल है। क्या बोला है कि एक अपने पास m नॉट है, m नॉट इसके कारण फोर्स लिखना है दूसरे कारण, ये इस तरफ खींच रहा होगा, कितना खींच रहा होगा, डायरेक्ट g कैपिटल M नॉट अपॉन जो भी डिस्टेंस d है, तो अपने पास ये d है तो ये अपने पास हो जाएगा d का स्क्वायर। ये भी इस तरफ खींच रहा होगा, इस तो एंगल अपन को पता है कि 60 होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो 60 होगा। ये कितना बन गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। दोनों फोर्स सेम हो, आपको एक बात याद रखनी है कि जब दोनों फोर्स सेम हो, ठीक है, और उनके बीच का एंगल 60 हो, तो डायरेक्ट जो एफ नेट निकालना है आपको, वो आपको √3 इंटू किसी एक फोर्स को ले लो,
है ना, किसी एक फोर्स को ले लिया तो मेरे पास √3 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, बस याद रखना। और 90 हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, √2 से करना है। अगर इक्वल है, कंडीशन क्या है, इक्वल है और एंगल 90 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक को ले लो। अगर 60 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो और एक को ले लो। बस ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, अब ये वापस पूछा है, देखो इसको इस तरफ लगा रहा होगा, ये इस तरफ लगा रहा होगा और ये डायगोनल के इस तरफ लगा रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो नेट आएगा, इसके कारण और इसके कारण इस तरफ ऐड कर देना है, तो दोनों का यहाँ पे ऐड कर देना, बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। सिंपल सवाल थे, ठीक है। अब आते हैं अपन सवालों पे। सवाल क्या बोलते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल इच मास दोनों के सेम दिए, ठीक है, मास सेम दिए, m गो डाउन टू अ सर्कुलर ऑफ रेडियस अंडर द ये, ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द एंगुलर स्पीड ऑफ द मास, ठीक है। 2 पार्टिकल, ये जो सवाल है सिमिलर ये 2 स्टार सिस्टम का है। और अपन 2 स्टार सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 स्टार सिस्टम में ये होता है कि जैसे अपने पास ये 2 स्टार है, इनके बीच का जो सेपरेशन डी है, ठीक है, आपको पता है इसका मास m है, इसका मास m2 है। ये किसी न किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से r1 डिस्टेंस होगी, यहाँ से r2 डिस्टेंस होगी, ठीक है। इसके अबाउट क्या कर रहे होंगे, ये रिवॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये रिवॉल्व कराने के लिए सर्कुलर पाथ पे, दैट इज ये होगा अपने पास F ग्रेविटेशनल, ठीक है। वो इसको V2 से और ये इसको V1 से मूव करा रहा होगा। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो अपन लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, Fg, वो अपने पास हो जाएगा m1 V1 स्क्वायर बाय जो भी है R1। और यहाँ पे जो Fg लग रहा है दैट इज हो जाएगा m1 m2 V2 स्क्वायर अपॉन R2। ये अपन को बस यही 2 फोर्स है जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसको इस सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये अगर मैं घुमाने की बात करूँ तो ये कैसे घूम रहे होंगे, देखो ये यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऐसे घूम रहा होगा और ये ऐसे घूम रहा होगा। क्या ये आपको बात समझ आई क्या, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे दोनों घूम रहे होंगे और इसकी वेलोसिटी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम का सवाल दिया अपन को, दिया है कि अपने पास 2 मास है, ठीक है, आइडेंटिकल मास है यानी कि m और m, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस अपन को दी है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, a ऑफ रेडियस सर्कल है ना, जहाँ पे जिस राउंड कर रहे हैं उसकी रेडियस a दी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। बताओ ये आपको पता है कि सिमेट्रिक है तो पूरा v और ये v से जा रहा होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अपन को निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कौन सा फोर्स, Fg, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो इसको घुमाने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल इस ओमेगा से। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Fg है वो किसके इक्वल होगा, बताओ, ये इसको रिस्पॉन्सिबल होगा Fc के। Fc अपन कैसे लिखते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे Fg अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे Fg को, g m स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, और 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, m। ओमेगा अपन को निकाला है एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा के फॉर्म में लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू r यानी कि a दिया है, बस। तो यहाँ से अपन को सॉल्व करना है। तो m से एक m गया, ठीक है, m से एक m गया, चलो। और क्या अपने पास ये नीचे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अपने पास जो ओमेगा निकल के आता है दैट इज √gm अपॉन 4 हो जाएगा और ये q हो जाएगा, बस ये आंसर निकल के आया। कौन सा आंसर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये 2 स्टार वाला था, 2 स्टार का यही है। यहाँ पे मास सेम अलग अलग मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको यूज करनी है और दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, ठीक है। दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। बस आपको ये टाइम पीरियड वगैरह सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ जे एडवांस के लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस के लिए इतना ही पूछते हैं। और 2 स्टार में वही है, यहाँ पे जो Fg लग रहा है वो Fc के सेंटीपिटल के इक्वल करना है, बस, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है Fc ओमेगा, इसको सॉल्व करते हो तो अपने पास ओमेगा आता है। आगे बढ़े क्या, चलो। ये अपने पास आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है, सिमिलर है, ठीक है। 2 पार्टिकल और सारी चीज़ें वही दी हुई है, ठीक है, बस स्पीड लिखनी है। अब आते हैं अपन 3 स्टार वाला, है ना। 3 स्टार में क्या करना पड़ता है, तीनों की वेलोसिटी। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा दैट इज Fg, ये इस तरफ लग रहा होगा Fg, और ये एंगल कितना होगा 60, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 60, इसका मास सेम है। तो यहाँ पे जो Fg लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, g मास स्क्वायर हो जाएगा और ये डिस्टेंस L स्क्वायर, L हो जाएगी, ठीक है, L स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, g m स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एंगल 60 है तो मैं डायरेक्ट जिसके ऊपर F नेट लग रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन इस सेंटर की तरफ होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, F नेट कितना होगा फटाफट बताओ, वो हो जाएगा अपन, मैंने बताया कि एंगल
एंगल दोनों के वेक्टर के बीच में 60 और इक्वल हो तो आप डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक को वेक्टर को ले लो। ये अपने पास एफ नेट आ गया और यही होगा जो इसको किसका काम कर दे रहा होगा, एफ सेंटीमीटर का। तो अपन को वेलोसिटी निकालनी है तो अपने पास लिख देंगे mv² अपॉन आर। आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, यही अपने पास सर्कल है, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी से इस तरफ घूम रहा है ना, इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, अपने पास ये लेंथ कितनी है, दैट इज l/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये l/2 है और ये अपन को x मानी है और ये एंगल 60 है। तो आपको पता है कि x का cos 60 वो कितना है बताओ, वो कितना है, l/2 है। तो यहाँ से कितना हो गया, l cos 60 यानी l/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही लिखा है क्या मैंने, सॉरी 30 हो जाएगा है ना, ये एंगल 30 हो जाएगा। तो ये अपने पास 30 हो गया, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू l/2। तो 2 से 2 यानी कि x l/√3 होती है। वैसे आपको याद रखनी है, ठीक है, ये l/√3 है, l/√3। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा l/√3। तो ये दोनों को इक्वल करने तो आपके पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपने पास 3 स्टार वाला सिस्टम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब आते हैं अपन फील्ड पे। देखो कोई अपन अगर ऐसे, सबसे पहले तो वैसे अपन ने फोर्स देखा, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी फील्ड भी होती है। तो एवरी मास इस यूनिवर्स में जो भी मास है, इस खुद के कारण एक अपनी चारों ओर क्या रखते हैं, एक फील्ड रखते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये फील्ड लाइन ऐसे होती है, इस फील्ड में अगर कोई अपने पास मास आता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है और वो किसकी तरफ लगता है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ। क्या ये बात आपको समझ आई? तो इसलिए यहाँ पे अपन के पास फोर्स लगता है, दैट इज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फील्ड है, इस अर्थ के कारण यहाँ चारों ओर फील्ड है, तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो वही आगे अपन पढ़ रहे हैं। देखो इसके कारण फील्ड कैसी हो रही है, ये इनसाइड, हमेशा याद रखनी है कि फील्ड होती है वो इनसाइड होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। ये अंदर की तरफ है अर्थ के, इसके भी क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगी। तो ये फील्ड लाइनें आपको कैसे रिप्रेजेंट किए वो अपन ने बताया। तो फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया, देखो फील्ड लाइन होती है, फील्ड लाइन एक IG जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, IG से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फोर्स वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यूनिट मास टेस्ट पे लगती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पास एक मास है जिसका मास m है, ठीक है, पार्टिकल है, एक मास है टेस्ट मास जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट मास, ठीक है। टेस्ट करने के लिए इसको मास बोलते हैं, टेस्ट मास, इसकी वैल्यू है m0 और इसकी वैल्यू है 1 kg, ठीक है। अपन m0 ही ले लेते हैं, 1 kg नहीं मानते, ठीक है। और इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज Fg, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो अपन Fg क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा अपने पास m अपन जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, r डिस्टेंस पे, तो r² हो जाएगा, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे जो F फोर्स आया ये यूनिट पे कितना लग रहा था, यूनिट के लिए अपन क्या कर देंगे, m0 को नीचे भेज देंगे, दैट इज m0, तो अपन पास निकल के आता है दैट इज r² = I, इसको अपन क्या बोलते हैं, Ig, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में फोर्स जो फॉर्मूला अपन लिखा है ये होता सही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि ये फोर्स है, ये जो फोर्स आ रहा है वो एक्चुअल में इंटेंसिटी से ही आ रहा है, यानी कि फील्ड से ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स से अपन ने इंटेंसिटी लिखी है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी से अपन ने फोर्स लिखा है, ये Fg। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस इंटेंसिटी यानी कि इस फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लिखने का तरीका सही है, दोनों की सही है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है, बस रिप्रेजेंटेशन इसका ये सही रहता है ना, समझने में ये अपन को ये सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है ये आती है Gm/r², ठीक है। तो यहाँ पे किसी पॉइंट मास के कारण, है ना, एक मास के कारण r डिस्टेंस पॉइंट P पर, ठीक है, जो Ig की वैल्यू होती है वो होती है Gm/r², बस याद रखनी है आपको, ठीक है। ये अपने पास क्या है, पॉइंट मास, याद रखना है, ठीक है, पॉइंट मास के कारण। तो पॉइंट मास के कारण इस r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होती है यानी कि जो फील्ड होती है दैट इज Gm/r² होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यही अपन ने जो भी मैंने समझाया। इट इज़ द रीजन अराउंड द मास इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर मास। यही है कि ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे अगर कोई दूसरा मास आ जाए तो वो क्या करता है, एक फोर्स फील करता है, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज़ अ डिफाइंड फोर्स, ठीक है, यूनिट पर मास टेस्ट, ये इसको ऐसे डिफाइन किया गया है ना, ऐसे अपन इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको फोर्स लगना है तो कैसे लिखोगे, मास और उसकी इंटेंसिटी से लिख,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको इस फार्मूले पे कमांड हो गई तो हो सकता है कि आपके जेईई मेंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला अच्छे से समझना है। इसका कहना क्या चाह रहा है वो अपन समझते हैं। लिखने में तो ये दोनों सेम है। ठीक है, फोर्स भी अपन लिख देते हैं जीएम, यहाँ से भी आई जीएम अपन आर स्क्वायर करके अपन लिखेंगे तो वही आएगा, ग्रेविटेशनल जो अपन ने फोर्स पढ़ा न्यूटन का वही आएगा। लेकिन जब बहुत सारे सवालों में आईजी अगर चेंज हो जाए तो अपन फोर्स क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट जीएम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वो वहाँ पे पॉइंट मास के लिए वैलिड था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिंग है तो उस केस में आईजी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तब अपन डायरेक्ट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट मास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट मास के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इंटेंसिटी क्या होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक 4 क्वाड्रेंट में बनने का ये रीजन है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ले रहा हूँ, ठीक है, आर्क वेक्टर की वैल्यू, तो यहाँ पे अपने पास आई की वैल्यू इस तरफ आ रही है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ बन जाएगा। अब सवाल है ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट पी इन द फॉलोइंग सिनेरियो। सिंपल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ आ जाएगी, इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, मास सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये आईजी दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल कर देंगे, नेट जीरो आ जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, नेट इस तरफ आ जाएगी। आपको होता है 90 है तो √2 IG आ जाएगी। अगर ये IG है तो ये भी IG होगी, और IG हो जाएगी √2GM अपॉन डिस्टेंस d का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आई, नेट निकल के आई। सिंपल है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो लिख सकते हो। और क्या बोला है कि लोकेट एट द पॉइंट ऑन द डॉटेड लाइन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मास 4m। ठीक है, नॉट फील्ड, यानी कि अपन को बताना है कि 4m से कितनी डिस्टेंस के बाद एक अपन कोई पॉइंट होगा जहाँ पे नेट फोर्स कितना वगैरह होगा, जीरो। क्या लगा है यहाँ पे, क्या बोला है कि जीरो। ठीक है ना, एनी फोर्स नॉट फील्ड। तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉट फील्ड यानी कि कहने का मतलब कोई अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे IG जो नेट होगा वो आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो बस IG क्या होता है कि GM अपॉन, मान लीजिए x डिस्टेंस है, ये d माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, d माइनस एक्स हो जाएगी, ये हो गई एक्स स्क्वायर g, ये अपने पास 4m है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9m अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। बस सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। g से g, m से m कैंसिल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/d माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे बहुत क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। कि जब भी अपने पास ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/d माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस यहाँ से आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि या तो अगर नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर तो रूट भी कर सकते हो। तो ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/x का स्क्वायर 3/d माइनस का x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो अपने पास 2d माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, ये 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2d/5। ठीक है, ये अपने पास आंसर निकल के आता है, दैट इज 2d/5। सिंपल सवाल आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के जाना है, जब भी आपको एग्जाम देने जाओ तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब आते हैं अपन रिंग के कारण। रिंग के कारण जो अपने पास इंटेंस फील्ड होती है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे IG जो सेंटर पे होती है वो जीरो होती है, और जो x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस की रेडियस r है, तो यहाँ पे जो x डिस्टेंस पे IG होती है वो आपको याद रखना है GM x अपॉन, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इंटेंसिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, GM x, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो अगर सेंटर पे बात कर रहा था एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो जीरो हो जाएगी तो इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके ऊपर बहुत थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल भी आते हैं कि आप यहाँ पे SHM घुमा देंगे। आपको याद रखना है कि अगर बाल होगी इसको यहाँ से मैं छोड़ दूँ तो जाएगा इस तरफ से और यहाँ पे मूव करेगा, और यहाँ से मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे SHM करेगा। तो इसका टाइम पीरियड भी बताना पड़ सकता है। तो बस यहाँ से देखो टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से अपन फोर्स निकाल देंगे, दैट इज m मास जो अपन का दिया है और IG लिख दिया। ठीक है, IG अपन लिख देंगे यहाँ से, और यहाँ से अपने पास मास भी आ गया, ये फोर्स आ गया, और फोर्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कर देंगे MIG। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जो कोएफिशिएंट x का आ जाएगा इसको अपन ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, और ये ओमेगा स्क्वायर ही अपने पास यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। बस ये सवाल अपन SHM करेंगे, पढ़ेंगे तब तो वहाँ पे मैं करा दूंगा। ठीक है ना, अच्छे से करा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। लेकिन बस आपको याद रखना है कि IG यहाँ पे ये आ रहा है। आगे बढ़े क्या, चलो, तो IG के फॉर्मूले याद रखना है। देखो यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला लिख के आ गया। ठीक है, एक रिंग के कारण। अब देखो आपको पता है कि एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है
और आपको पता है इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम होती है, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, दैट इज r/√2 पे होती है ना, याद रखना है r/2 पे आई की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। तो आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, और मैक्सिमम कितनी होती है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि तो जाएगी IG(GM/r/√2) अपॉन एक्स की वैल्यू r/√2 यानी कि r/2 r²/2 3 r²/2 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से ये r गया, ठीक है, r से एक r चला जाएगा, सही लिखा है मैंने क्या, एक r से r गया, 3 पावर हो जाएगी, यानी कि G(m/r/√2) और ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा r³ है ना। तो r³ से ये तो हो गया अपने पास r², और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा है ना। तो बस यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है जो आपको ऑप्शन में दी होगी तो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम निकल के आती है, और मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हो। आपके पास फंक्शन है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि ये आपके पास फंक्शन है, आपको क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू निकालनी की कहाँ पे होगी, तो आपको क्या करना है, फॉर मैक्स वैल्यू है ना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू IG को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है dx की रेस्पेक्ट और 0 करना है। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज r+- यानी कि इस तरफ भी आ सकती है, प्लस माइनस इसलिए लिखा है ना। तो ये निकल के आता है आंसर। आगे बढ़े क्या, चलो अब आते हैं अपन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ हॉलो स्फीयर। अब देखते हैं अपन हॉलो स्फीयर के लिए कितनी होती है। बस सारे के सारे आपको फॉर्मूले 1 बाय 1 बाय सारे के सारे याद रखने, ठीक है। तो इसका होता है बाहर की तरफ कितना होता है, जो भी r' अपन ने लिखा है तो r' ये होता है, r² सरफेस पे हो जाता है, और इनसाइड जो होती है IG की वैल्यू वो 0 होती है, ठीक है, ये याद रखना है 0 होती है। तो आपको पता है इसका ग्राफ अंदर से 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r के इक्वल है, और यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे r लेस देन r है, ठीक है। तो यहाँ पे IG की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे IG की वैल्यू I मैक्सिमम है, ठीक है, फिर यहाँ पे वापस 0 बन रही है, तो इसका ये IG है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। बस ये आपको याद रखना है, ग्राफ भी आपको याद रखने हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। सॉलिड में, बस सॉलिड में आपको जो अंदर बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, वो आपको याद रखनी है, वो मैं लिखा देता हूँ, ये होती है दैट इज Gm/ मैं लिख देता हूँ IG जो इनसाइड होती है, इनसाइड वो होती है Gm/R³ इंटू R, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। बस इनसाइड ये होती है Gm/R³ इंटू R, R इज ए डिस्टेंस ये वाली, ठीक है। बाकी बाहर साइड और अनसाइड जो हॉलो तो अपन ने पढ़ा था दोनों की सिमिलर है, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ की इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अपन छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लिख रहे हैं, अगर वो बड़े पार्टिकल के लिखूं तो वो एक प्रकार से क्या बन जाता है अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वही फील्ड क्या हो जाती है अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो होती है वो IG के ही इक्वल होती है। क्या ये आपको बात समझ आई, यानी कि अगर किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पर देखूं बाहर की तरफ तो हो जाएगी अपने पास यहाँ से हो जाएगी Gm/r²। तो यही अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो अब देखते हैं वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं। तो G का वेरिएशन देखते हैं। अपन को पता है कि इसकी जो रेडियस है दैट इज R और मास इज m दिया है, ये अर्थ है, ठीक है। अपन तीनों के इनसाइड देखेंगे, बाहर साइड देखेंगे और आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। सबसे पहले तो बाहर की तरफ देखते हैं यहाँ से, और ये अपने पास क्या है, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये h हाइट है और ये रेडियस r है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है, ये सेंटर है इसका। यहाँ पे मुझे G देखना है, ठीक है, इस P पॉइंट पर मुझे G देखना है। तो G क्या हो जाएगा बताओ, इंटेंसिटी हो जाती है, अभी जस्ट पढ़ा, ये हो जाएगा r²। तो यहाँ से अपने पास लिखते हैं Gm/r क्या हो जाएगा, R = H+H, यही बनेगा क्या, ठीक है, ये अपने पास हाइट पे हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे सरफेस पे लिखना है, सरफेस पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मुझे अगर सरफेस पे लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे G सरफेस पे वो कितनी हो जाएगी बताओ, GS हो जाएगी Gm/r², है ना, क्या यही हो जाएगी ना, सही लिखा है मैंने, Gm/r²। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो कि Gm की वैल्यू जो होती है वो अपन सरफेस पे जो लिखते हैं वो Gr² की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि इसी हाइट h पर है ना GH, तो यहाँ पे जो GH हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बताओ, Gm की वैल्यू Gr²/r+h²। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो GH की वैल्यू आती है Gr/r+h²।
ठीक है। तो ये फार्मूला हाइट पे याद रखना है। और ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है अपने पास 100% एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट है ना, ये अपने पास 100% एक्यूरेट फार्मूला है। आपको कोई यहाँ पे अपन ने कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, ये 100% एक्यूरेट फार्मूला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने पास जो फार्मूला निकल के आया दैट इज जी एच पे वो सरफेस के आर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये अपने पास जी आर कॉमन ले लूँगा तो 1 बाय ये हो जाएगा अपने पास, कितना बनेगा बताओ, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अपने पास जी और ये ऊपर आ जाएगा तो 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2 हो जाएगा। ये हाइट पे है। और अपन जानते हैं कि अगर इफ़ यहाँ पे जो h है वो बहुत बहुत छोटा है r से, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं कि अगर ये हो जाएगा अपने पास r की पावर -2 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 - 2h अपॉन r, क्योंकि अपन जब भी अपन को पता है कि 1 प्लस x है और n, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बहुत छोटी है 1 से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये 1 से बहुत छोटी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसकी वैल्यू जो 1 प्लस x की पावर n, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, x की पावर n है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस nx। ये बाइनोमियल थ्योरम लगाता है जो यहाँ पे मैंने लगाई, आपको पता भी होता है। यहाँ से अपने पास जो जी फार्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो जी एच पे होता है, ठीक है, वो जी 1 - 2h अपॉन आर। और ये जो फार्मूला होता है वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, ठीक है ना, ये अपने पास अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। ठीक है, आप हर जगह ये यूज फार्मूला नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही केस कर सकते हो, दैट इज अपने पास h की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। जैसे कि r की जो वैल्यू होती है वो 6400 अपने पास होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और अगर मान लो आपको दे दिया कि h की वैल्यू 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तो अगर इसके फॉर्म में देखो तो मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, तब इस केस में आपको ये फार्मूला मान सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोला है कि 3000 दी है या r/2 दी है, तब इस केस में ये कंपेरेबल है h की वैल्यू, तब आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज में नहीं कर सकते, तब आपको ये फार्मूला यूज में लेना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये था अपने पास h हाइट पर g की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अपन तीसरा, यहाँ पे मैं पेज ऐड कर देता हूँ। तीसरा इज कि डेप्थ पे, है ना, डेप्थ पे देखते हैं। ठीक है, g एट डेप्थ d, है ना, d पे देखते हैं। तो आपको पता ये अर्थ है, यहाँ से इस d डेप्थ पे g की वैल्यू क्या होगी, जी डी की वैल्यू, है ना। तो ये अपने पास d डेप्थ है और अपन जानते हैं कि r है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बताओ, ये अपने पास r है तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, दैट इज़ ये हो जाएगी अपने पास जो भी r है वो r - d हो जाएगी, है ना, ये अपन जानते हैं। और इनसाइड जो g होता है, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इंटेंसिटी होती है, यानी कि फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ही होती है। तो अपन इनसाइड अपन क्या लिख रहे थे बताओ, ये अपने पास जी डी लिख देंगे, वो लिख देंगे आई जी इनसाइड, और वो कितनी होती थी GM अपॉन r³ इंटू r, ये थी। तो यहाँ से अपने पास जो जी डी बनेगा वो क्या बनेगा, GM अपॉन r³, और ये हो जाएगा r - d। GM को क्या लिख सकता हूँ फटाफट बताओ, g इंटू r² अपॉन r³ r - d लिख सकता हूँ। तो r² से एक r गया, और यहाँ से अगर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो जी डी वाला फार्मूला निकल के आता है दैट इज g 1 - d अपॉन r। और आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि दैट इज फार्मूला इज़ 100% एक्यूरेट, ये 100% एक्यूरेट है, आप हर जगह यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला 100% एक्यूरेट है, यहाँ पे कोई अपन ने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पे 100% आप कहीं पे भी यूज लगा सकते हो। बस यहाँ पे हाइट पे आपको अगर देखना है तो ये फार्मूला जब लगाओ तब आपको कंडीशन देखनी है कि h की वैल्यू है वो r से बहुत छोटी या नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये दोनों के फॉर्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, जी की वैल्यू सरफेस पे होती है अपन को ऑलमोस्ट अपन कितनी लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, चलो ये अपन को पता ही है, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है लीनियरली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आई जी होता है वो प्रोपोर्शनल के आर होता है, और यहाँ पे जो आई जी होता है वो प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है 1/r² के होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे आई जी की वैल्यू इनसाइड कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, और सॉलिड के अंदर भी 0 होती है, ये आपको याद रखनी है। अब अपने पास देखो ग्रेविटी की जो वेरिएशन है, एक तो अपन ने डिस्टेंस से देख लिया कि डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस पर सेंटर से जी की वैल्यू चेंज होती है। एक इसके खुद के रोटेशन की वजह से भी जी के अंदर वेरिएशन आता है। तो अगर मैं किसी
लैटीट्यूड पर देखता हूँ, है ना, इसको थीटा एंगल बोलते हैं लैटीट्यूड को। यहाँ पे अगर मुझे देखना है जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो होती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 नहीं है, स्क्वायर है ना। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अपने पास निकल के आता है। तो आप ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, इक्वेटर है ना, इक्वेटर, और ये अपने पास पोल है। तो पोल पे अपने पास जो एंगल बन रहा है दैट इज 90। तो इस केस में जो जी होता है वो जी के इक्वल होता है, तो जो जी पी होता है वो जी होता है, और यहाँ पे अपने पास इक्वेटर पे होता है दैट इज जी इक्वेटर होता है जी माइनस ये 0 डिग्री हो जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अपन को ये बात चली कि जो जी पोल पे होता है वो जी इक्वेटर से ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत माइनर सा चेंज है, लगभग 0.0 ऐसा कुछ आता है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इसके खुद के रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन सवालों पे। ठीक है, क्या बोला है अपने पास जेईई मेंस का 2023 का जनवरी टर्म का, ये क्या बोला है कि एट अ सर्टेन डेप्थ अपन को बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4 टाइम्स दैट ऑफ द इट्स वैल्यू ऑफ हाइट 3r। यानी कि जो वैल्यू 3r पे है और डेप्थ पे, सॉरी जो अपने पास डेप्थ पे वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स है वो 3r पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जी 3r पे, हाइट पे जो है वो 4 टाइम्स है। तो बताना है कि यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी डेप्थ डी की वैल्यू बतानी है। अपन डेप्थ के लिए आपको आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना है, डेप्थ इज डी बाय आर, है ना। यहाँ से 4 और 3r, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3r है, यानी कि h की वैल्यू अपन को 3r इक्वल दी है, तो अपन कंपेरेबल कर सकते हैं, है ना। हाइट की वैल्यू कंपेरेबल है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगाओगे आज अपने पास r बाय r प्लस h की वैल्यू है 3r, तो स्क्वायर करोगे, सही लिखा मैंने, हाँ। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, अपने पास जो कैंसिल हो रहे हैं पार्ट्स, जी से जी कैंसिल हुआ, ये 1 माइनस डी अपॉन आर इजिकल टू 4, और क्या हो गया ये अपने पास, ये हो जाएगा 4r, तो r से r गया तो 1/4 यानी कि 1/16 हो जाएगा, सही लिखा है मैंने, हाँ। तो ये अपने पास 4 आ गया, इस तरफ आ जाएगा तो 3/4 आ जाएगा इजिकल टू d/r। तो r की d की वैल्यू आ गई 3r/4, और 3r/4 r की वैल्यू अपन को पता है कि 6400 है, तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकल के आई 4 × 64। ठीक है, तो ये 1 16 बार और 4800 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल था, बस आपको कैसे भी इस सवालों में घुमा सकता है ना। अब यहाँ पे बोल देगा कि आपको बताओ इस पे इक्वल थी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, चलो। अब वही बोला है कि 2 प्लेनेट्स ए एंड बी रेडियाई ए, चलो ये दिया है, और डेंसिटी दी है, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सरफेस द सरफेस ऑफ बी टू ए, यानी कि दोनों को अपन को रेशियो बताना है। तो देखो अब डेंसिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। पहली बात तो जी की वैल्यू अपने पास क्या था, जी सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ जी एम अपॉन जो भी था आर स्क्वायर था, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला था, तो यहाँ से अपने पास जो बनेगा फॉर्मूला जी आर स्क्वायर, वहाँ स्क्वायर आता है 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी रो। तो यहाँ से अपने पास आर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 4/3 जी रो पाई और आर, ये अपने पास जी की वैल्यू निकल के आती है एक डेंसिटी के फॉर्म में। तो अपन को बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, रो और आर पे डिपेंड कर रहा है, तो बस ग्रेविटी अपन को देखनी थी। ठीक है, यानी कि G1 A B2 A देखना है ना, B2 है B और रो सॉरी ए पे देखना है, तो डेंसिटी बी की और आर बी का अपॉन रो ए का आर ए का, है ना। तो ये अपन को दोनों का रेशियो देखना है, तो अपने पास जी बी आ जाएगा जी ए के, तो डेंसिटी कितनी दी है ओ और बी, अपन को ए और बी दिया यानी कि रो/2 और रो दिया है ना, और आर कितना दिया अपन को, आर दिया है अपन को ये 1.5 आर अपॉन आर। ठीक है, यानी कि 3/2 कर सकते हो, तो रो से रो कैंसिल, यानी कि 1/2 × 3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा। सिंपल आंसर, सिंपल, कोई ज़्यादा भी टफ नहीं, तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, बस आपको डेंसिटी के फॉर्म में याद रखना था। देखो ये हो जाएगा, अपने पास आंसर आ गया। आगे बढ़ेगा, अब आते हैं अपन पोटेंशियल पे। ठीक है, पोटेंशियल को तो वैसे डेप्थ में पढ़ते, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं इतना, तो अपन ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मुझे इस फील्ड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
इसमें यूनिट मास को लेके आ रहा हूँ, यानी मास जिसका 1 kg है उसको मैं लेके आ रहा हूँ इसके अगेंस्ट, जो ग्रेविटेशनल फील्ड दिख रही है इसके अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहा हूँ वो इसका क्या होता है, इस बॉडी का पोटेंशियल होता है। तो बस आपको याद रखना है कि जो पॉइंट मास है इसका r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज -G/r होता है। ठीक है, ये याद रखना है -Gm/r। ठीक है, ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये है जो पोटेंशियल है, अगर मैं m1 यूनिट मास को लेके आता हूँ तो पोटेंशियल, और अगर मैं m मास को लेके आता हूँ तो Vg हो जाएगा, और वो Vg होता है अपने पास Ug, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। अगर 1 मास को लेके आता हूँ इन्फिनिटी से तो कितना होता है Vg पोटेंशियल, और अगर मैं m मास को लेके आता हूँ जो कितना हो जाएगा m इंटू Vg हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बस रिंग के लिए आपको याद रखना है, रिंग के जो r डिस्टेंस या x डिस्टेंस पर जो होती है दैट इज Gm/√r² प्लस x², माइनस का होता है Vg। रिंग के लिए ये केस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये लिखा दिया ना, Gm/r होता है। आगे बढ़े क्या, चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए बस आपको r' जो डिस्टेंस है r' माइनस हो जाता है, ये सरफेस पे हो जाएगी, और इनसाइड क्या हो जाती है -Gm, जो सरफेस पे होती है वही इनसाइड होती है, यानी कि अंदर जो अपने पास पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है कि आप खुद देखो, जब मैं यहाँ से एक्सटर्नल से लेके आ रहा हूँ, जब यहाँ तक लेके आया तो मैंने कितना वर्क डन किया ये, और जब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो कोई फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। अपन को पता है कि हॉलो स्फीयर में Ig की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो यहाँ पे कोई मुझे वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो मुझे वर्क डन कर इन्फिनिटी से लेके अगर मैं यहाँ तक कहीं पे भी जाता हूँ तो जो मैंने यहाँ पे सरफेस तक किया वही मैंने किया, बाकी यहाँ पे अंदर जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 0 है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मैंने वर्क डन किया वो पोटेंशियल है वो का वही अंदर रह जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पर उसके कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास था, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। और यहाँ पे अपने पास सॉलिड के लिए जो होता है वो सरफेस आउटसाइड तो दोनों सेम रहते हैं हॉलो की तरह, लेकिन इनसाइड होता है वो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो भी इनसाइड होता है वो होता है वैसे आप यहाँ से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ -3 Gm/2r 1 - r²/3r², है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो वैसे मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ इसको कि ये अपने पास होता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Gm/r³ हो जाएगा 2r³, और ये हो जाएगा अपने पास 3r² - r²। ऐसे याद रखोगे तो अच्छा याद रहेगा। ठीक है, तो -Gm/2r³ 3r² - r²। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आता है इनसाइड। ठीक है, पोटेंशियल, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है अंदर की तरफ जो बनता है, जब r की वैल्यू <r है, ये इक्वल पे है, और यहाँ पे > है ना, तो अंदर की तरफ जो बनता है तो इसका पैराबोलिक बनता है, और आउटसाइड बनता है वो हाइपरबोलिक बनना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछ भी सकते हैं ना, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लो जो सरफेस पे होता है और जो क्या पे सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे जो होता है वो 3/2 टाइम्स होता है सरफेस से। ठीक है, इसके ऊपर सवाल भी आए हुए हैं, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू सरफेस के लिए 0 करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा, देखो r² हो जाएगा, और सरफेस से यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3/2 Gm/r², और ये किस पे आ रही है, v सेंटर पे आ रही है ना, और ये अपन को पता है कि 3/2 इंटू v सरफेस पे, यानी कि डेड टाइम ज़्यादा होती है सेंटर पे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जो सेंटर मेन सेंटर पे होती है वो ज़्यादा होती है इससे, क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर से अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो अब की बार यहाँ पे मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड क्या है Ig ≠ 0 है ना, जो अपन ने लिखा था Gm/r³ इंटू r होता था, है ना। ठीक है, तो ये लिखा था। तो आगे बढ़े, चलो, ये अपन का सवाल दिए हुए हैं, सिंपल है, क्या बोला है कि V इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस यूनिफॉर्म डेंसिटी सरफेस, है ना, सरफेस पे तो अपन को सेंटर पे बताना है। ये था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आया था, अगर आप ये आंख बंद करके भी करते तो सही हो जाता आंसर। ठीक है, डेड टाइम ज़्यादा होता है, आपको याद है। ठीक है, तो जब आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट पता है, ठीक है, बेसिक भी पता है, तो आप हो सकता है सवाल है वो अटैम्प्ट भी कर लो और सही भी हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी आप पढ़ के नहीं जा रहे हो फिर तो आप महान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अभी मैंने जस्ट बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीधी देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो क्या होता है बताओ, कंजर्वेटिव होता है। और अपन ने जो पोटेंशियल डिफाइन किया था एनर्जी को, वो कैसे किया था, कंजर्वेटिव फोर्स से। वहाँ पे अपन ने लिखा था जो कंजर्वेटिव फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस कंजर्वेटिव वर्क डन के इक्वल होती है ना, ये लिखा था पोटेंशियल। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो सिस्टम है, ठीक है, जिसका मास m1 है, m2 है, और यहाँ पे r डिस्टेंस, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस gm1 m2 अपॉन r, ठीक है। टू सिस्टम की होती है, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी से लेके आए हो, देखो सिस्टम है ना, सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मासेज है, इस बहुत सारे मासेज है तो इसको मैंने ऐड किए होंगे, कहीं से कहीं तो ला के ऐड किए होंगे। तो जब आपको पहला लेके आए होगे मास, है ना, ऐसे मान लो कि सिर्फ यूनिवर्स में दो ही मास है, ठीक है, पहले को लेके आया होगा इन्फिनिटी से, तो इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो वर्क डन किया वो जीरो किया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन है वो माइनस कंजर्वेटिव, यानी कि डायरेक्ट में एक्सटर्नल, अगर आपको पता है कि जो एक्सटर्नल का फोर्स का जो वर्क डन है वो माइनस कंजर्वेटिव के इक्वल होता है ना। और ये एक्सटर्नल को अपन क्या बोलते हैं कि इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया वर्क डन, है ना, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ से आपको बात याद रखनी है कि जो अपने पास सिस्टम की होती है वो माइनस gm1 m2 अपॉन r होती है। तो अगर मैं 3 के लिए लिखता हूँ तो 3 सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास 3 सिस्टम है, ठीक है, ये अपने पास मान लो कि ये अपने पास 1 है, दैट इज m1, ये m2, ये m3, ये अपने पास हो जाएगा r1 r2, ये r1 2 है, 1 2 की है, ये r2 3 की है, और ये अपने पास 3 1 की है, ठीक है। ये अपने पास डिस्टेंस दी हुई है। अब इस सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको लेके आएंगे तो इसका वर्क डन कितना होगा जीरो, क्योंकि ये इसके किसी के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा है, प्लस दूसरा अपन इसको लेके आए होंगे, इस सिर्फ यहाँ पे यही था, अब इसको लेके आ रहा हूँ 2 को, तो इसके अगेंस्ट मैंने वर्क डन किया होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी आ जाएगी बताओ, वर्क डन आ जाएगा अपने पास 1 2 का। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और प्लस अब ये भी अपने पास 2 है, अब मैं इसको लेके आएगा तो इस दोनों फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क डन किया होगा, और वो कितना किया होगा बताओ, W13 और W23। तो यहाँ से जो अपने पास जो पेयर बन रहे हैं दैट इज W12 प्लस W23 प्लस W31, है ना, ये पेयर बने। और इसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, W1 की क्या हो जाएगी बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज माइनस gm1 m2 अपॉन r12 माइनस g2 m2 m3 अपॉन r23, ठीक है, ऐसे कैसे माइनस g m3 m4 सॉरी m1, है ना, m अपॉन r क्या हो गया ये r31, है ना। तो यहाँ से निकल के आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये अपने सिस्टम की। और रही बात कितने पेयर बन सकते हैं ना पेयर कितने बन सकते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो। पेयर के लिए आपको कि यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, यूनिक पेयर दैट इज NC2, ठीक है, यानी कि अपन को ऐसे NC2 को कैसे लिखते हैं n-1/2, ठीक है। तो डायरेक्ट आप पेयर भी देख सकते हैं ना, नंबर ऑफ यूनिक पेयर, है ना, यूनिक पेयर कितने बनेंगे, ये इतने बनेंगे, ठीक है। मैं सही से लिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ जो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा देता हूँ नंबर ऑफ यूनिक पेयर, सिस्टम के जो यूनिक पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे NC2, जिसको अपन लिख सकते हैं n-1/2, है ना। ये बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, एक इसका और एक इसका, यही 3 बने, ठीक है यार। ऐसे एक तो ये भी बन रहा था, तो अगर मैं 3 है तो n के वाले 3 रखूँगा तो 3 × 2/2, तो देखो 3 बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, 3 बन रहे हैं। और अगर 4 होते तो ये अपने पास क्या बनता बताओ, 4 × 3/2, यानी कि ये 2 यानी कि 6 आ जाए, अब अपने पास 6 पेयर बनते हैं। तो ये आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो ये आपको पेयर भी देख सकते हो डायरेक्ट, हो सकता है आपको एक बड़ा जैसे क्यूब दे दिया, है ना, आपको क्यूब दे दिया उसके, और इसके ऊपर पूछ लिया कि बताओ यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भी आप लिख सकते हो। ये वैसे हाई लेवल का हो जाता है, एडवांस लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी एक दिन समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। आप 3 सिस्टम की लिख सकते हो, 4 सिस्टम की भी लिख सकते हो। तो 4 सिस्टम की कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से मैं लिखा ही देता हूँ। ये अपने पास 4 सिस्टम के लिए पहले तो बताओ कितने पेयर बनेंगे, तो 4 -1/2, तो कितना हो गए 6, है ना, 6 आ गया, यानी 6 पेयर बनेंगे। तो एक तो अपने 1
2 3 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये होगा अपने पास 1 2 1 3 है ना, 1 के कारण 2 के कारण 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, और फिर 3 4 के साथ, है ना। हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब पेयर, यूनिक पेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो हो सकता है ये सेम भी बन सकते हैं, है ना। यहाँ पे मास सेम, अगर मास से अलग अलग है तब अपन मान सकते हैं कि यूनिक पेयर बनेगा। यूनिक पेयर हो सकता है इसमें सेम भी हो सकते हैं, अगर मास सेम दिया है, डिस्टेंस सेम दिए तो अपने पास वही बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये यूनिक का लिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर मास अलग अलग है तो अपने पास ऐसे पेयर बनेंगे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े क्या? चलो अब आते हैं स्केप वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है स्केप। स्केप कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसा किसी भी अपने पास प्लेनेट जैसे अर्थ है, इससे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कितनी वेलोसिटी दूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, जो इस फील्ड से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए इस मेघ से। तो बस वही अपन को वेलोसिटी बतानी है जो यहाँ पे क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो बस वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। ये आपको समझ में आ गया क्या सिस्टम कैसे लिखना है? बस यहाँ पे जो भी है फॉर्मूले अपन ने लिखा हुए। तो अब इसके वेलोसिटी लिखते हैं। तो इसके वेलोसिटी आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है जो इसको बांधे रख रहा है, और इसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, यू इनिशियल काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, तो ये जीरो हो जाएगा और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होती है। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा इनिशियल की कैसे हो जाएगी, इनिशियल की जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जी एम, इसका मास अपन मान लेते हैं स्मॉल एम, है ना, ये मास और कैपिटल एम और रेडियस है इसकी। तो ये अपने पास स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये इस तरफ आ जाएगा, एम्स तो गया, ठीक है। तो अपने पास जो वी आ रहा है निकल के दैट इज 2gm अपॉन आर निकल के आ रहा है। यानी कि जो ये डिपेंड, क्या ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को अपन को स्केप कराना है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात याद रखनी है कि ये एंगल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं सॉरी, इसके ऊपर भी अच्छे से सवाल आए हुए हैं। बस आपको पूछ लिया कि बताओ कि एक मैं 90 पे फेंकता हूँ, एक 45 पे फेंकता हूँ, या किसी भी एंगल पे फेंकता हूँ, तो इसकी जो इसके वेलोसिटी होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अर्थ के लिए मैं देखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि मुझे एक सेकेंड में कितना पार कराना पड़ेगा, कितना 11.2 किलोमीटर, तब जाके वो स्केप कर लेगा इस फील्ड से जो कि पृथ्वी की होगी, यानी कि अर्थ की होगी, ठीक है। तो अपने पास ये निकल के आता है फॉर्मूला, बस याद रखना है, √2gm/r। अलग अलग के लिए अलग। और ये जो वी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसको फेंक रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जहाँ से अपन फेंक रहे हैं उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर अपन दूसरे प्लेनेट पे देखें, अगर मून से फेंकना है तो उसके लिए इसके वेलोसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या? चलो तो आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इसके वेलोसिटी निकल के ये आती है। अब हो सकता है कि अगर मैं इसको √3gm से फेंक रहा हूँ, तो अगर √2gm अपन r से फेंकता तो इसकी इन्फिनिटी पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, इस फील्ड पे जो बहुत दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी v से जा रहा होगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है। यहाँ पे अपन को कंडीशन दी है कि वी से ये जा रहा है, तो अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है। और ये अपन को वी से ज़्यादा दी है, तो इस केस में जो आपके पास वेलोसिटी वो आएगी जो इन्फिनिटी पे चल रही होगी, वो क्या होगी, जिस वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, ऑन सरफेस का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये अपन को वी सरफेस की दी है जहाँ से फेंकी है, तो सरफेस माइनस वी ई यानी इसके वेलोसिटी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे आता है, वही एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप लगाओगे जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे हाफ एम वी ई, यानी कि यहाँ पे सरफेस से अपने दी है पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल जीरो मानते हैं और लास्ट में अपन मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी से चल रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो एम तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो बस यहाँ से आपके पास निकल के आता है दैट इज ये आंसर। बस तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये लिखा दिया मैंने, देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ स्पेकिंग बॉडी, जो भी अपन बॉडी को स्केप कराना चाह रहे हैं उसके मास पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। एंगल के ऊपर, प्रोजेक्शन एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें रखते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, सॉरी वैल्यू निकल के आती है इसके वेलोसिटी की, वो कितनी निकल के आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ये आपको दी हुई है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगानी थी, बस वही किया मैंने। देखो आगे बढ़ें क्या, चलो
सवाल दिया है कि 40 देखो इसके वेलोसिटी फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस इज 11 किलोमीटर है, ठीक है, अपन ये बोला है। तो अगर मैं इसको 45 एंगल पे करता हूँ तो इसका भी 11 ही रहेगा, ठीक है। ये देखो सवाल कैसा है, सिंपल सवाल है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसे पूछ सकते, देखो इजी सवाल है। अब आते हैं अपन सैटेलाइट मोशन, ठीक है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इसके वेलोसिटी देख ली, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंपल है कि अपने पास ये सैटेलाइट है ना, ठीक है, ये अपने पास सैटेलाइट है, ये क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से घूम रही है, और ये वेलोसिटी से घूम रही है, यानी कि इसको घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये अपने पास एफ जी, जो इसका किसका काम कर रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। तो बस सिंपल बात है, यहाँ से वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, एच हाइट पे भी आप लगा सकते हो। तो अपने पास निकल के आएगा जो एफ सी है वो किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल है। एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन, ये ऑर्बिटल है ना, ये अपने पास क्या है, ऑर्बिट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी वी ओ, ठीक है, अपॉन आर डिस्टेंस पर, जो कि हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, आर से एक आर गया, तो वी नॉट की वैल्यू आ रही है, दैट इज 2 जी एम अपॉन आर। आर डिस्टेंस पर जो भी ऑर्बिट है उसके ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जी एम अपॉन आर। और ध्यान से देखो ये इसके मास पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये जहाँ जिसके अपन फील्ड में देख रहे हैं यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर डिपेंड करती है। कि आपको ये बात समझ आई, तो यहाँ पे ये, और एक और बता देता, जो यहाँ पे जी में लिखा होता है आप डायरेक्ट इसकी जगह पे जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कई बार पुट करना पड़ता है, तो बस ये भी याद रख लेना ना, जी एम की वैल्यू आप डायरेक्ट जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। आगे बढ़े क्या, चलो। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अपन को सैटेलाइट की वेलोसिटी वी दैट इज √2 जी एम अपॉन आर है, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है, तो ओमेगा आर हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा अपने पास v अपॉन आर, दैट इज कितना हो जाएगा बताओ, जी एम अपॉन आर और 1 अपॉन आर, आर ये अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितनी 3/2 पावर, सही लिखा मैंने, तो ये अपने पास ओमेगा निकल के आया, दैट इज रूट जी एम अपॉन आर की पावर 3/2, और जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो टी की वैल्यू लिखूंगा तो 2 पाई अपॉन रूट जी एम और आर की पावर 3/2, एक तो ये निकल के आया टाइम पीरियड। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये अपने पास टी स्क्वायर बनता है, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ठीक है, और ये आर की पावर 3, यानी कि यहाँ से अपन को ये पता चला कि टाइम पीरियड है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल की रेडियस है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल है। बस यहाँ से आपको ये फॉर्मूले याद रखने, तो ये अपने पास टाइम पीरियड निकल के आता है, ये सारी चीज़ें अपन ने लिख दी। अब एनर्जी भी देख लेते हैं, एनर्जी भी अपन देख लेते हैं, ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पे जो वी नॉट है ये, तो यहाँ पे जो अपने पास निकल के आता है दैट इज़ अर्थ का, यानी कि यू निकल के आता है माइनस जी एम स्मॉल एम अपन आर, काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आती है जी एम स्मॉल एम अपन 2r, ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आती है दैट इज़ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो अपने पास निकल के आती है वो आती है माइनस जी एम स्मॉल अपॉन 2r। तो आप ध्यान से देखोगे कि अपने पास ये दोनों तो वैल्यू सेम है, बस नेगेटिव है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल की नेगेटिव है, ठीक है, और ये जो अपने पास है पोटेंशियल और काइनेटिक ये दोनों इक्वल है, बस आधी है, यानी कि जो टोटल है वो पोटेंशियल की आधी है ना, यहाँ पे मैं u/2 कर दूँ, तो सही लिखा मैंने, u की आधी है, इक्वल है u की आधी है, तो बस यहाँ से ये और टोटल की जो मॉड है, तो यहाँ से अपने पास 2 इक्वेशन बनती है, ये दोनों याद रखनी है ना, ये दोनों याद रखनी है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले याद रखने, ये और ये फॉर्मूला और ये अपने पास टोटल का, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और एनर्जी आती है दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जब इसको अपन को इस सिस्टम से मुक्त करना है, इस जो यहाँ पे इससे बाउंडेड है, जो इनकी टोटल एनर्जी से बाउंडेड है, इस ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी है इसको मुक्त करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी जस्ट पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव में ये फिर जीरो जाएगी, यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो टोटल की नेगेटिव होती है ना, कहने का मतलब इसकी मॉड में लिख देता हूँ, यहाँ पे मॉड कर देता हूँ, बस ये है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो ये था याद रख। अब देखो ये अपन ने जो टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली, अब आते हैं अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होती है कि ये किसी प्लेन, एक वो सैटेलाइट जो एक प्लेनेट के
अराउंड रेस्पेक्ट में क्या होती है, रेस्ट पे होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पास ये अर्थ है, यहाँ पे एक सैटेलाइट होगी, ठीक है, एक अपने पास सैटेलाइट होगी जो इस के पॉइंट पे ये जैसे घूम रही है, जो इसका टाइम पीरियड है उसका भी टाइम पीरियड सेम होगा। यानी कि अगर कोई आदमी यहाँ से इसको देख रहा है तो इसको सिर्फ ऊपर ही दिखेगी, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे दिखेगी। इसको इस टाइप की अपन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ से अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ये है। तो अगर मैं अर्थ के लिए देखूँ तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 24 आवर, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 24 आवर। तो यहाँ से अपने पास जो एच की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 5, यानी कि लगभग अपने पास 6 टाइम रेडियस, यानी कि लगभग कितनी है, 6 टाइम रेडियस के इक्वल आती है। यानी कि यहाँ से जो हाइट है ना, यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है, 6 आर रेडियस। इतनी दूर अगर सैटेलाइट आप रखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा, बताओ, अर्थ के इक्वल होगा, ठीक है। तो दे आर प्लेस्ड अलॉन्ग द इक्विलेटरल ऑर्बिट एंड दे यूज वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि ये इक्विलेटरल, देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये अर्थ है, ये पोल के अबाउट, ये क्या है इसका इक्विलेटरल है ना, यहाँ पे क्या इक्वेटर है ना, ये अपने पास इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये इसके अबाउट घूम रही है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये घूमेगी, तो अपन को पता है कि ये ऐसे घूमेगी। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग पे दिखेगी। तो इसलिए अपन जो रखते हैं इसको कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, यानी कि जो यहाँ पे इक्वेटोरियल ऑर्बिट होती है इसमें रखते हैं, ताकि ये इसके अबाउट सिमिलरली घूम सके, है ना। इसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या दिख सके, रेस्ट पे दिख सके, इसलिए अपन यहाँ पे घूमते रखते हैं ना। तो यहाँ पे वही है, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, काइनेटिक, टोटल एनर्जी, सारी चीज़ें लिख दी हुई है ना, पढ़ ली अपन ने। बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है ना, तो ये अपने पास पॉजिटिव ना, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। ये अपने पास सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो घूम रही है, ठीक है, अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब देखो ये क्या बोला गया है, एक 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल बोला है कि इफ़ ई इज़ द टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है, ई है, ठीक है, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन द पोटेंशियल एनर्जी E/2, जो यू है वो E/2 है, यानी कि T/2 है। क्या इससे लिखा है क्या, यानी कि यहाँ से टी अपने टोटल एनर्जी वो 2 टाइम्स यू हो गई, यानी कि टोटल यू की आधी होती है, जो कि ये गलत बात है, क्योंकि अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था, U/2, यानी कि पोटेंशियल की आधी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। अपन को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, ठीक है, वो इसका मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के इक्वल था, हाफ तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ये रहा अपने पास आंसर। और लास्ट में क्या बोला है कि एक सवाल है 2023 का, ये जनवरी अटेम्प्ट का है, क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द 24, सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू देन न्यू टाइम पीरियड। क्या बोला है इन्होंने, सेपरेशन, देखो क्या बोला है कि सैटेलाइट का 24 आवर है, चलो ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट डिक्रीज 1/4 कर दें। तो आपको पता है कि 24 के केस में अपन को पता है टाइम पीरियड ये दिया है। तो टाइम पीरियड अपन पास क्या निकल के आ रहा था, बताओ, ये जो डिस्टेंस की निकल के आ रहा था दैट इज़ R³ के निकल के आ रहा था। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बताओ कैसे लिख सकते हैं, कि अपन को जो टाइम पीरियड निकालना दैट इज T2, तो T1 का होल स्क्वायर R2 अपन R1 का होल। तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा T1/24 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसका क्यूब कर देता हूँ, ठीक है, रेशियो ले लिया, तो यहाँ पे ये जाएगा R2 24 आवर था। आपको पता है कि ये 24 आवर है, इसका मतलब ये है कि ये वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और इस केस में जो अपने पास R की वैल्यू आ रही थी तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, बताओ, ये कितनी थी, 7H हो जाएगी, क्योंकि 7R हो जाएगी, 6R तो उसका हाइट थी, ठीक है, और एक R और आ जाएगी सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7R। इनिशियल में ये थी, और फिर इसकी क्या कर देते हैं अपन, बताओ, जो सेपरेशन है वो ओपन कर देते हैं, डिक्रीज 1/4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R2 की वैल्यू अपन को कितनी की है, 7/7R/4 है ना, 1/4 बोला है, 1/4, और ये जाएगी 7R, सही लिखा है ना। तो ये Q/2, तो यहाँ से अपने पास 7R से 7R कैंसिल, तो ये जाएगा अपने पास 1/4⁵ 2 to 8, यानी कि 1/8, और यहाँ से 24 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो T डैश आएगा दैट इज कितना आएगा, बताओ कितना आएगा अपने पास, 3 आवर। कहाँ गया 3 आवर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो 3 घंटे में
रिवॉल्व कर देगी, है ना। टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा 3 आवर्स। बस ये सिंपल सवाल था, ठीक है 3 आवर। आगे बढ़े क्या, और ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा सवाल है, कर लेना, है ना। सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, कर देना। अब लास्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज़ केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ होते क्या है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतने, ठीक है, इसमें सवाल आते हुए लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो अपन ने आगे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। तो पहला क्या था, केपलर लॉ का ये बोला कि प्लैनेट्स मूव्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। तो इन्होंने ये बोला, पहले तो मैं आपको एक समझा देता हूँ कि एक इलिप्स की प्रॉपर्टी समझा देता है ना। इलिप्स क्या होता है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इलिप्स, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। इलिप्स एक अंडाकार, है ना, एग के शेप का होता है। अगर मैं क्या करूं, एक सर्कल है उसका, ठीक है, एक पार्ट को मैं दबा दूं, ठीक है, ऐसे दबा, तो ये अपने पास इलिप्स बन जाता है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए, यानी कि ये a,0 हो जाएगी, ये अपने पास -a,0 हो जाएगी, ये 0,b हो जाएगी, ठीक है, ये b डिस्टेंस होती है, और ये अपने पास हो जाएगी 0,-b, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फोकस, और यहाँ से ये होता है AE,0 पॉइंट पे, है ना, याद रखना है, ये 0, पे होता है। ये अपने पास एक इलिप्स पाथ है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। और ये, और जो ये अपने पास है ये, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ई को यहाँ पे बोलते हैं, ये अपने पास ई इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ना, ई सेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया गया था, ये ऐसे किया जाता है डिफाइन, ये अपने पास b² = a² 1 - e², ये फॉर्मूले से अपन इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। और ये अपने पास a और b क्या है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो ये इलिप्स का थोड़ा होता है प्रॉपर्टी। तो बस इन्होंने, केपलर ने ये बोला था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो प्लेनेट है, वो एक इलिप्टिकल पाथ में इस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और जो अपने पास सन होता है, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, ठीक है, तो किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। बस आपको ये, यानी कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये अपने पास अर्थ है, और ये रिवॉल्व करता है, यहाँ से v2 से जाएगा। इन्होंने ये बोला था, केपलर का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। ये फोकस है, ये सन है, ये रिवॉल्व करता है ना इस इलिप्टिकल पाथ पे। ये प्रॉपर्टी थी, आपको इलिप्स की बता दी। ये था अपने पास इलिप्स की प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ में, यहाँ पे एक सन है, ठीक है, ये सन है, और यहाँ पे कोई ना कोई एक प्लेनेट है। यहाँ पे मैं सन को रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये है सन, ठीक है, ये अपने पास है प्लेनेट, अर्थ मान लेता है ना, कुछ भी मान लो, प्लेनेट अर्थ। आपको पता है कि ये पॉइंट जो फोर्स की लाइन है वो बिल्कुल इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन के अलग होगी, है ना, होगी कि नहीं बताओ, इसकी ज्वाइनिंग लाइन के अलग होगी। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका जो फोर्स है वो ज्वाइनिंग लाइन है, यानी कि टॉर्क नेट इसके ऊपर जो लग रहा होगा वो 0 होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पॉइंट और हिंज पॉइंट दोनों के सेम हो तो अपन टॉर्क 0 करते हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, कंजर्वेशन, है ना, कंजर्व रहेगा। लीनियर इसका फाइनल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मुझे अगर लिखना है इसका मास m1 है, ठीक है, इसका मास m2 है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी दैट इज़ v1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, m और इसकी जो डिस्टेंस है, मान लो ये r है, कुछ भी m/v/r, है ना, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसके लिए देखता हूँ, अगर यहाँ पे v1 से जा रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ r1, ये डिस्टेंस है r2, और ये v2 से जा रहा है। पार्टिकल एक ही है, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कि जो अपने पास m/v1r1 = होगा m/v2r2, है ना। तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो यानी कि v1 अपन को ये पता चला है कि ये रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, जहाँ पे r ज़्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो इसके जो पाथ होता है वो ऐसे होता है कि यहाँ पे जो रिवॉल्व करता है, यहाँ पे कम स्पीड, फिर इंक्रीज होती है, फिर वापस धीरे धीरे हो जाती है, बस ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे स्पीड में। जैसे देखो आप मोशन देखो, ये ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे फास्ट घूम के फिर ऐसे चलोगे ऐसे, तो इसका रिवॉल्वेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन देख सकते हैं दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। तो आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है वो क्या करना है, कंजर्व करना है। आगे बढ़े क्या, चलो। अब सेकेंड लॉ ये बोलता था, जैसे ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है,
ये मान लो कि यहाँ से इसने dt टाइम में, है ना, इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ से चल के आया, जो dt टाइम में एरिया कवर किया, दैट इज dA, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जो dA अपॉन dt है, रेट ऑफ एरिया जो कवर है, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया वेलोसिटी बोलते हैं इसको, एरिया वेलोसिटी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इन्होंने ये बोला था, और जो वैल्यू होती है दैट इज dA बाई dt, वो लीनियर एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू मास, इसके इक्वल होती है। बस ये आपको याद रखना है ना, ये बोला था एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि यहाँ पे रेडियल जो एरियल जो वेलोसिटी थी वो प्लेनेट कांस्टेंट रहती है, और ये किसके इक्वल होती है, L/2m, क्योंकि यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है बस। तो यहाँ पे ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ ये बोला था कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर है, वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये अपन को थर्ड लॉ बोला था, ठीक है। ये अपने पास जो आज का लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। बस ये तीनों जितने भी मैंने, ये जो चैप्टर मैंने इनिशियल में भी बताया, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मूला बेस वाला आता है एकदम, ठीक है, और इसको आपको मतलब इंपॉर्टेंट नेसेसरी पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके सवाल 2 दिख जाएंगे, 8 नंबर आप ऐसे ही गेन कर दोगे, ठीक है। 2 से 3 सवाल आपको दिख जाते हैं, और सवाल भी ईजी है, सॉरी चैप्टर भी ये ईजी है, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आपको जरूर इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, और आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है, जितने भी उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना अच्छे से, और PYQ कर लेना इसके ऊपर, और उनके टेस्ट दे देना। ये चैप्टर एकदम कंट्रेस्ट हो जाएगा, और आपको इसके सवाल एक भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।